नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में तथा 1848 से 1849 ईस्वी में पंजाब के सिखों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अपने आधिपत्य की स्थापना हेतु लड़ा गया था। यानी दो चरण में लड़ा गया था ये। एक तो 1845 से 1846 में और दूसरा 1848 से 1849 ईस्वी में। और पंजाब के जो सिख थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य आधिपत्य की स्थापना हेतु लड़ा गया था, जिसमें अंततः दिलीप सिंह उस समय राजा थे, महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप सिंह। उनको अपना राज्य खोना पड़ा था तथा अंग्रेज विजयी हुए थे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी आंदोलन भारत में किसके दौरान शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन भारत में जो शुरू हुआ था, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, 1919-1922 का पहला असहयोग आंदोलन, गांधी का चंपारण सत्याग्रह और रोलेट एक्ट का विरोध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। स्वदेशी आंदोलन बंगाल प्रांत को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर एक मुस्लिम बहुल प्रांत सृजित करने व अपने बांटो और राज करो की अवधारणा को फलीभूत करने के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, की 16 अक्टूबर 1905 में उन्होंने घोषणा की थी का भारतीय प्रति उत्तर था। भारतीय जनता का ये आक्रोश था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने लिखी है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार जो हैं प्रसिद्ध भारतीय समाज सेवी थे। ज्योतिबा फुले एक तो समाज सेवी थे, विचारक थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी भी थे। ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार। और इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं देखी जाए तो ये पूछ लिया जाता है कि श्वेत कान्याचा आसूड़ किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फुले की है। सार्वजनिक सत्य धर्म किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फुले की है। तृतीय रत्न किसकी रचना है? तो ज्योतिबा फुले की है। आदि इन्होंने दलितों और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य किया। इन्होंने इनकी रचना की और दलित और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किया था तथा सत्यशोधक समाज की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की भी ज्योतिबा फुले ने ही स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी 13 अगस्त 1867 को, ऑप्शन सी 17 मार्च 1909 को, ऑप्शन डी 4 मई 1929 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब के अमृतसर
पंजाब के अमृतसर ज़िले में, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, वहाँ जलियांवाला बाग में हुआ था ये। जलियांवाला बाग को स्थान है और ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इस भाग में रोलेट एक्ट के विरोध में, उस समय रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था वहाँ पर। जमा शांतिपूर्ण भीड़ पर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे हजारों लोग मारे गए एवं जख्मी हुए थे इसमें। और इस समय पंजाब का गवर्नर कौन था? वो माइकल ओ डायर ही था। पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर था, तथा भारत के वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर थे। और ये पूछ लिया जाता है कि भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के किसके द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के किसके द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा केसर-ए-हिंद से सम्मानित किया गया। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से, और आपको बता दें कि केसर-ए-हिंद पुरस्कार जो है स्वर्ण पदक है, इससे सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त केसर-ए-हिंद उपाधि महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई थी। जो उस समय लंदन की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनके द्वारा ये केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी मोहनदास करमचंद गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के हैं, कौन है? भारत सरकार के कौन है भारत के महान्यायवादी? ऑप्शन ए मुख्य खाता अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य कानून अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य ऑडिट अधिकारी, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव अधिकारी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, मुख्य कानून अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में, भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख है। तो पहली बात तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 76 में है ये महान्यायवादी पद का उल्लेख, जिसकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यह भारत सरकार का मुख्य कानून अधिकारी होता है, जिसे भारत सरकार से संबंधित मामलों के लिए, यदि भारत सरकार से संबंधित मामला है तो उसके लिए भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत का कोई सा भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। इसे भारत सरकार का वकील भी हम कह सकते हैं। ये भारत सरकार का वकील भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी बिना मंत्रालय के मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैबिनेट सचिव। ये मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, सी पार्ट। और डिटेल देखिए, अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं उन्हें, और तीसरे होते हैं उपमंत्री शामिल होते हैं। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।